आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं एस.के. गुप्ता पीएलएस इंस्टीट्यूट में फिर से स्वागत करता हूँ। और आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस के बारे में रिपीट करेंगे जो सिंधु घाटी भारतीय इतिहास के पाषाण काल युग से रिलेट है। आपको जैसा कि मालूम है कि पाषाण युग का मतलब होता है पत्थरों का युग। पाषाण मतलब पत्थरों का युग कहा जाता है और इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पूरा पाषाण युग, दो मध्य पाषाण और उत्तर पाषाण। आते हैं पहले पाषाण युग का पहला। निम्न पाषाण युग में देखो, निम्न पाषाण, मध्य पाषाण और उच्च पाषाण। निम्न पाषाण में क्या क्या था, उपकरण क्या क्या मिले थे हमको मिले थे कुल्हाड़ी, शैलाश्रय, गुफाएं, मानव खोपड़ी। ये सभी चीज़ें हमको निम्न पाषाण काल में मिलते हैं। और आपको जैसा कि मालूम है कि पाषाण युग में कुछ भी नहीं था, केवल मनुष्य था। मनुष्य इसी तरह बिना कपड़ों के और केवल मात्र खाना बदोश तरह का जीवन व्यतीत करता था। अच्छा, वहाँ से जो स्थल से प्राप्त विशेष है वो क्या क्या है, सोवन घाटी, पल्लवरम, मद्रास में ये सब पड़ता है। और भीमबेटका की गुफाओं से भी मध्य प्रदेश में मिलता है हमको, इसका कुछ प्रमाण मिलता है। और हम्थुम्बोरा में नर्मदा घाटी। और भारत से प्राप्त होता है एकमात्र मानव जीवाश्म। मानव जीवाश्म का मतलब आप सब समझ लोगे। मानव जीवाश्म मतलब मानव का अवशेष, जीवों का जीवाश्म मतलब उसका अवशेष एक तरह से। और मध्य पूरा पाषाण काल में देखेंगे, मध्य पूरा पाषाण काल में क्या क्या मिलता है हमको, फलक मिलता है, बेदनी मिलता है और खुरचनी मिलता है और छेदनी मिलता है। ये भी सब पत्थर से ही बनाए गए थे, जैसा कि मैंने अभी पहले बताया था। और उसके बाद जो होता है मध्य पाषाण काल कहाँ कहाँ मिलता है हमको, सोन घाटी में, नर्मदा घाटी और बेलम और एवं तुंगभद्रा घाटी में हमको इन सब चीज़ों के बारे में पता लगता है। अब आते हैं उत्तर पाषाण काल में। उत्तर पाषाण काल में हमको क्या मिलता है भैया, ब्लेड में चकमक उद्योग मतलब एक प्रकार का उद्योग था उस समय। ये कहाँ कहाँ मिला हमको, राजस्थान, दक्षिणी उत्तर प्रदेश और मध्य भारत में ये सब चीज़ें हमको मिलती हैं। जहाँ पर मध्य पाषाण काल से ही हमको अस्थिपंजर मनुष्य का मिलना शुरू हो गया था। अब आते हैं सिंध सभ्यता का विस्तार। सभ्यता का विस्तार में क्या क्या देखते हैं, सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, कौन कौन सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, फिर सिंधु घाटी सभ्यता देखते हैं। पहले हड़प्पा सभ्यता देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता में सभ्यता का विस्तार है सिंधु क्षेत्र में को क्या कहता है, कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है। और ये कांस्ययुगीन सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस समय कांस्य के बने हुए बर्तन हमको और भी उपकरण उनसे बने हुए मिल गए थे। अच्छा, उसका कालक्रम C14 के द्वारा अनुसार 2350 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अच्छा, कालक्रम हमको C14 के द्वारा कैसे देखो, कार्बन का एक 14 C14 एक तत्व, प्रायोगिक तत्व होता है जिसके द्वारा हम इसके बारे किसी की आयु के बारे में हमको पता लगाया जा सकता है इसके द्वारा, C14 के द्वारा। और उसी के द्वारा हमने पता लगाया 2350 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक। प्रमुख विशेषता, नगर नियोजन। यहाँ की विशेषता थी कि यहाँ पर एकदम नगर नियोजित थी, जैसे कि आज की डेट में है, आज के समय में जैसा देखने को मिलता है। और जल निकासी मतलब जल को बाहर की तरफ निकाला जा सकता था। महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल क्या था, स्नानागार था और अन्नागार। स्नानागार का मतलब जैसे स्विमिंग पूल आज के समय का है, और अन्नागार जैसे आज के गोदाम वगैरह जहाँ पर अनाज रखा जाता है उस तरह से वहाँ पर भी अन्नागार मिला था। निर्माण सामग्री मतलब पकी हुई ईंटें मिलती, जैसे आज की डेट में हमको मिली थी। मतलब एक तरह से ऐसा माना जा सकता है कि उस समय भी एक तरह से आज के समय से मिलती जुलती सभ्यता विकसित की जा चुकी थी। अब आते हैं समाज के बारे में। समाज में मातृ सत्तात्मकता मतलब माता की सत्ता थी, माता ही मुख्य होती थी। धार्मिक विश्वास क्या था, मातृ देवी की पूजा करते थे और पशुपति शिव की पूजा करते थे और प्राकृतिक पूजा करते। प्राकृतिक मतलब हवा, पानी, जल और अन्य सभी चीज़ों का जो प्रकृति के अंदर है उन सभी चीज़ों का निर्माण करते थे। और फिर आते हैं धार्मिक चिन्ह के बारे में। धार्मिक चिन्ह स्वास्तिक का चिन्ह एक मिला था उस समय। और मृतक संस्कार की पद्धति, दाह संस्कार, पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण मिलता है उस समय। दाह संस्कार वगैरह इस तरह की मतलब हमको इसके बारे में पूरी तरह से जानकारी मिलती है। अर्थव्यवस्था के बारे में जानेंगे। अर्थव्यवस्था जो थी उस समय की कृषि था और पशुपालन। कृषि करते थे और पशुपालन करते थे। पशुपालन से ही मालूम ही है कि जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, पशुओं को पालने से अन्य कई प्रकार के मांस और दूध और अंडे वगैरह और सब चीज़ों की पूर्ति की जा सकती है। व्यापार का माध्यम क्या था, वस्तु विनिमय।
वस्तु विनिमय मतलब एक वस्तु, अगर कोई वस्तु व्यक्ति देता था तो दूसरी वस्तु उसको दी जाती थी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।